अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाजरीन, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वो अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए एक अलग से नई छत बनाए, जहां पर वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो पूरी उम्र अपना और अपने अपने जो है अहले खाना का पेट काटते हैं। बड़ी कलील जो होती है वो रकम उसको जोड़ते हैं और उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचकर उनकी ये कोशिश होती है कि इतनी रकम जमा कर लें कि वो एक ज़मीन का टुकड़ा, एक किता ख़रीद लें, एक छत ख़रीद लें, एक मकान ख़रीद लें, जहाँ पर वो और उनके अहले खाना बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे कि जायदाद या ये जो प्रॉपर्टी है उसकी मुंतकिली के हवाले से आम लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। आम शहरी जब कोई एक जायदाद ख़रीदता है और उस जायदाद ख़रीदारी के हवाले से जब वो सरकारी महकमों से रुजू करता है तो उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्या बेहतर तरीके से उसकी जायदाद मुंतकिल हो जाती है, उसको कुछ मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ता, और इसके साथ साथ वो तमाम तर जो सरकारी अहलकार हैं और इसके साथ साथ जो सरकारी अफसरान हैं, क्या वो अपने तमाम तर फ़राइज़ मनसबी बेहतर तरीके से सरअंजाम देते हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, मौजूदा अगर दौर की बात की जाए तो मौजूदा जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है, उनकी सरबराही में पंजाब की तारीख में पहली बार सरकारी जो अराजी है उसको वागजार करवाने के हवाले से एक मेगा ऑपरेशन शुरू किया गया है। पूरे पंजाब में जितनी सरकारी अराजी वागजार करवाई गई है, इसको गैर जानिबदार अगर इसके बारे में बात की जाए तो आज तक इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो स्टेट लैंड है उसको रिट्रीव करने के हवाले से क्या हिकमत अमली है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की, इसके साथ साथ इसकी मालियत कितनी है, कितनी ये स्टेट लैंड रिकवरी है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कानूनी माहिरीन से भी, उनसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसके बारे में जो कवानीन हैं उनके बारे में क्या राय देते हैं, आम शहरी क्या कहते हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी अफसरान हैं उनका भी हम मौक़िफ़ लेंगे इसके बारे में। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम जायदाद की मुंतकिली के हवाले से आम शहरियों के जो मसाइल हैं और इसके साथ साथ जो सरकारी अराजी है उसकी जो वागुजार करवाया जाता है सरकारी महकमे की जानिब से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से, उसके बारे में क्या कहते हैं तमाम तर जो अफसरान हैं आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हुकूमती महकमों की जानिब से उनकी कारकर्दगी के हवाले से बहुत से दावे किए जाते हैं। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ये ख्वाहिश होती है कि वो पूरी उम्र की जो उसकी जमा पूंजी है उससे एक छत खरीद ले जहाँ पर वो अपने बीवी बच्चों को रख सके। ये जायदाद मुंतकिली के हवाले से मुख्तलिफ सूबाई महकमे मौजूद हैं, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान हैं और ये सैकड़ों अफसरान हैं। मजमूई तौर पर अगर पंजाब में इनकी बात की जाए हज़ारों तक शायद इनकी तादाद की अगर बात की जाए तो मुबालगा नहीं होगा। तो ये क्या आम शहरियों की जायदाद मुंतकिली के हवाले से जितने भी सरकारी महकमे हैं वो बेहतर तरीके से काम करते हैं? क्या जो आम लोग हैं वो इत्मीनान का इजहार करते हैं इन तमाम तर सरकारी अफराद के? क्योंकि अगर एक आदमी एक जायदाद ख़रीदता है उसके लिए वो उसको उसकी रजिस्ट्री करवाना पड़ती है, उसको उसका इंतकाल पास करवाने के लिए उसको पटवार खाने से भी जो है वो रुजू करना पड़ता है। तो क्या आम शहरियों के तमाम तर ये काम बेहतर तरीके से हो रहा है? हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? वहीद भट्ट जी। वहीद भट्ट साहब, आप ये बता दीजिएगा, जायदाद मुंतकिली के हवाले से लोग जो है वो पटवार खानों में जाते हैं, मुख्तलिफ रजिस्ट्री के दफातर में जाते हैं, तो क्या आम जो एक शहरी है उसके काम बेहतर तरीके से हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 30-35 साल से सियासत से अटैचमेंट हूँ, तो काफ़ी महल्लेदारों दोस्तों के काम वगैरह आते हैं। मैं समझता हूँ जैसे एक होटल में लिस्ट लगी होती है ना मीमो, इस तरह हर काम का इनका अलहदा रेट होते हैं पटवारियों के, और ये साइलिन को इतना तंग करते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कि रिश्वत मैं इनको दे के फिर अपना काम करवा लूँ। हालांकि मैंने वहाँ देखा कि बारिश दाढ़ी वाले जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, जो रिश्वत देना ममनू समझते हैं या कि अच्छा नहीं समझते, तो वो भी इतने धक्के खा खा कर उनको पैसे देकर अपना काम करवाते हैं। रिसेंटली मैं अपने दोस्त हैं उनका काम के सिलसिले में ये मजांग के पटवार साहब के गया, पहले तो उन्होंने तकरीबन हमारे कोई 15-20 चक्कर लगाए हैं, फिर उसके डायरेक्ट उसने कह दिया भाई 20,000 रुपये हमें दें तो आप कल आके अपना वो ले जाएँ काम। सिर्फ मैं यही हुकूमत वाला से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप कहते हैं कि हम सहूलतें पैदा कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम उसी जगह पे खड़ी है जहाँ आज से 50 साल पहले खड़ी थी। और अक्सर ये मेरे साथ एक कच्ची बस्ती जाहद कॉलोनी, ये इन्होंने कुछ लोगों ने जब ये पता नहीं 92 में जले हैं, तो रिकॉर्ड जब जला है तो उन्होंने पैसे देकर ये अपने नाम करवा लिया और
गुंडा पार्टी ने आकर यहाँ से किसी ने 2 लाख रुपए मरला, किसी ने कुछ खरीदा, यानी कि गरीबों को पीस ही रहे हैं। पटवार खाने से ठंडी हवा गरीबों को कभी भी नहीं आई। मैं आला काम से यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस सिस्टम को बदलें, ये रिश्वत वाले निज़ाम को ख़त्म करें ताकि आवाम को सुकून का सांस ले सकें। अदरवाइज़ तो मैं जब भी जाता हूँ वो सिर्फ लोग बैठे होते हैं, जो मुट्ठी में पैसे देता है उसका काम हो जाता है, नहीं तो दूसरा बेचारा दे के बाहर चला जाता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि पटवार खानों में जब भी कि जो कोई एक आम शहरी अपने कोई भी काम लेकर जाता है जायदाद मुंतकिली के हवाले से, जब वो रुजू करता है किसी पटवार खाने से, तो बग़ैर पैसों के उसका काम नहीं किया जाता। उन्होंने एक वाक़या भी बयान किया है कि कुछ चंद रोज़ कबल वो मोज़ंग के इलाके में कोई पटवार खाना है, वहाँ पर गए। पहले तो उनको चक्कर लगवाए गए 20 के करीब, और उसके बाद उनको वाज़े तौर पर कहा गया कि अगर वो 20,000 रुपये रिश्वत की मद में उस पटवार खाने के एहलकारों को देंगे तब जाकर उनका काम होगा। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा कि आम तौर पर जो सरकारी महकमे हैं जिनका जायदाद मुंतकिली के हवाले से बड़ा किरदार है, पटवार खाने भी हैं, रजिस्ट्री मुहर्रर भी हैं इस सिलसिले में, तो क्या आम लोगों के मसाइल बेहतर तरीके से हल हो रहे हैं? सर पहले तो इनको ढूंढना पड़ता है कि ज़रिए मुतलका बंदा जो होगा ना उसको ढूंढना पड़ेगा किधर है। 3-4 दिन के बाद मिलेगा, फिर उसका असिस्टेंट कहेगा यार वो साहब ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे करो वैसे करो। मेन मकसद उनका ये होता है कि दफ्तर आए हैं तनख्वाह के लिए और काम के पैसे आपने देने। किसी भी जगह पे चले जाएं आप, किसी भी पटवार खाने, वो आपको पटवारी नहीं मिलेगा। जब वो मिलेगा अपने असिस्टेंट नीचे वाले तबके से बातचीत करके उसके बाद वो काम करेगा। उन्हें नज़र नहीं आते आपको कहीं भी। ये जो डिजिटल फ़र्दें वगैरह सब, ये सब झूठ है, नहीं मिलती। ये डिजिटल फ़र्दें, डिजिटल गिरदावरी, बड़े तो दावे किए जाते हैं हुकूमती महकमों के। बस ये दावों तक ही है। मैंने अपनी विरासतें बनवानी है, 4 साल से रुका हूँ। क्यों रुके हुए हैं? तो पैसे देंगे तो काम होगा ना। कितने पैसे? कोई 20 मांग रहा है, कोई 30 मांग रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि अपनी ज़ाती जायदाद मुंतकिली के हवाले से, उसकी विरासत के हवाले से उन्होंने रुजू किया एक पटवार खाने का, वहाँ पर उनसे रिश्वत मांगी गई। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जितने भी ये पटवार खाने हैं वहाँ पर टाउट रखे जाते हैं, सरकारी अफराद हैं जो कि आम लोगों को लालच देते हैं कि आपको ये काम करवा लिया जाएगा, और काम करवा देते हैं हम। इस सिलसिले में वो इस मद में वो रिश्वत जो है वो वसूल करते हैं। और ये जो हमारे साथ शहरी मौजूद थे इनका ये भी कहना था कि पटवारी आमतौर पर मिलते नहीं हैं। पटवार खाने बड़े गुमनाम और पेचीदा जगहों पर होते हैं। आम जो शहरी है उसके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है। आम शहरी के लिए एक पटवारी तक रसाई मुश्किल है। आम शहरी के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपना जायज़ कानूनी काम भी करवा सके। उनका ये कहना है कि अगर रिश्वत दी जाए तो फाइलों को पहिए लग जाते हैं और फाइलों पर फौरी तौर पर काम होता है। जायदाद मुंतकिली के हवाले से जब आम शहरी सरकारी दफातर का रुख करते हैं तो ये क्या तमाम सरकारी दफातर में बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी इजाफी रकम की अदायगी से इनके तमाम तर काम होते हैं? हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अब ये बताइएगा कि जो सरकारी महकमे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, क्या वहाँ पर बगैर रिश्वत के काम होते हैं लोगों? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, ये शुरू से आज तक और आगे का किसी को पता नहीं है, ये यही सिस्टम चलता आ रहा है। हर जगह पे करप्शन है, कोई भी अदारा ले लें आप, हर जगह पे करप्शन है। ये जो भी गवर्नमेंट आती है ना, एटलीस्ट उनको ये चाहिए कि जो ऊपर है ना उसको तो बहुत से वॉच करते हैं, ठीक है, जो नीचे होते हैं ना जैसे पटवारी लेवल हो गया या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स व्हाटएवर एनीवेयर, ये सब जगह पे यही मसला है। एटलीस्ट इसको थोड़ा अवेयरनेस में लाना चाहिए, इस पे थोड़ी वॉच रखनी चाहिए। लेट्स से एक मिसाल देता हूँ, आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, पता नहीं कहाँ से कर्ज़ा लिया, किससे मांगे, किसी से क्या भी कुछ भी करके ले लिया। जब वो जाती है पटवार खाने में तो वहाँ पे जो है ना एक अलग सा ही माहौल होता है। यानी कि वो यही होता है कि आप तो थोड़े से मरे होते हैं पैसे इकट्ठे करके, इधर उधर से लोन लेके, कर्ज़ा लेके, जेवर बेच के, ये सब करके, और जब आप उनके हाथ चढ़ते हो ना तो फिर ये समझ लो कि आप फिनिश हो गए हो, आपके पास कुछ नहीं बचा। ये पटवार खाने की बात नहीं है, ये तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स में कुछ ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद थे
और उनकी जानिब से ये एक बड़ी बेहतर और साहिब तजवीज़ दी गई है कि सरकारी दफातर में आम शहरियों को अपने जायज़ काम करवाने के लिए जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इस सिलसिले में वो अगर अपनी शिकायत जो है कहीं पर दर्ज करवाना चाहें तो इसके लिए एक बिल्कुल अलग और गैर जानिबदार किस्म का एक महकमा होना चाहिए, और इस महकमे को किसी भी किस्म की सियासी जो मुलव्वस होना है उसे पाक रखा जाए, किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत ना हो सरकारी महकमे में। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि तमाम जो सरकारी महकमे हैं, अगर एक काम शहरी को, अगर एक काम किसी भी शख्स को कोई काम पड़ जाए इन सरकारी महकमों से, तो वो हड्डियां तक नोच लेते हैं। ऐसे करप्ट माफिया ये बैठे हुए हैं, और जायज़ काम भी जो है आम आदमी के वो बगैर रिश्वत के वो नहीं करवा सकता। पंजाब की तारीख में ये पहली बार है कि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बड़े ही वसी पैमाने पर ऑपरेशन किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जो ऑपरेशन किया जा रहा है और कब्ज़ा माफिया से जो तमाम तर सरकारी अराजी को वागुजार करवाया जाता है, इसके बारे में जो है सरकारी हुकाम उनका ये कहना है कि ये कई 100 अरब रुपए की सरकारी अराजी है वो कब्ज़ा ग्रुपों से वागुजार करवाएगी। ये पंजाब के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ये जो सरकारी अराजी वागुजार करवाएगी, इसके बारे में आम शहरी क्या कहते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हुमायूं रशीद। हमें साहब ये बता दीजिएगा, हुकूमत की जानिब से ये तमाम तर जो सरकारी अराजी वागुजार करवाएगी, ये क्या कहते हैं आप इसके बारे में? मैं इसके बारे में ये कहता हूँ, अगर तो कब्ज़ा ग्रुप से छुड़ाइए, लार से छुड़ाइए, फिर तो ठीक है। अगर गरीब के लोगों के जो छोटे छोटे घर बने वो छुड़ाइए तो जुल्म किया हुकूमत ने। अगर आप इसमें फ़र्क किस तरह से करेंगे कि गरीब आदमी है या कब्ज़ा ग्रुप? उनके घर के हालात से पता चलता है। कुछ छोटे कच्चे मकान होते हैं, कुछ तो एक कमरे का मकान होता है, उसमें 4 दीवारी होती है। गरीबों का तो पता शक्ल से पता चल जाता है, तो लाड़ का भी शक्ल से पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल से तो ये गरीबों के साथ ही ज्यादती है जो भी है इस हुकूमत के दौर। तो वो तमाम तर लोग जो कि कई कई एकड़ जो है सरकारी ज़मीन जो है 4 दीवारी करके वहाँ पर कब्ज़ा कर लेते हैं, और बाद में जो है वो अपनी गुंडागर्दी से वो कब्ज़ा भी किसी को छुड़वाने नहीं देते, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में हमदर्दी है कोई? नहीं, उनके बारे में कोई हमदर्द नहीं, वो तो जुल्म है। ये गरीबों के साथ अगर होया तो फिर ज्यादती है। अगर उनसे छुड़ाइए तो गवर्नमेंट जिंदाबाद। गवर्नमेंट जिंदाबाद। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि अगर हुकूमत की जानिब से ये तमाम तर जो सरकारी अराजी वागुजार करवाएगी, अगर तो ये कब्ज़ा माफिया से करवाई गई तो ये एक बड़ी बेहतरीन किस्म का ये काम है। लेकिन अगर आम गरीब लोग, मुआशरे के सताए हुए लोग वहाँ पर कुछ रिहाइश आपने करके कच्ची आबादियाँ, कच्चे मकान बनाकर थे, अगर वो उनको ख़त्म किया गया है तो ये अच्छा है कि इक़दाम नहीं है। ये एक हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, सरकारी महकमों में जब जायदाद मुंतकिली के हवाले से कोई भी आम शहरी जाता है तो क्या उसका काम बेहतर तरीके से होता है, तरजीही बुनियादों पर होता है? काम होता है, बेहतर तरीके से नहीं होता। पैसे लगते हैं, सब कुछ फिर बनता है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। हाँ, पैसे लगते हैं फिर काम होता है। पैसे ये वो सरकारी वाजबात कोई फीस वगैरह होती है, कोई रिश्वत है? ये ज़रूर। ये फीस रिश्वत है या सरकारी वाजबात है? जे अगर पूरा उसका सही मसला है, पैसे पूरे लेते हैं तो फिर ठीक है। जे अगर पैसे ज़्यादा लेते हैं तो फिर नहीं ठीक। तो फिर आपका तजर्बा क्या है? क्या जायज़ पैसे लिए जाते हैं या इजाफी पैसे? मेरा ख्याल है कि ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि जब आम शहरियों की जानिब से जायदाद मुंतकिली के हवाले से वो सरकारी महकमों से रुजू करते हैं, जब वो वहाँ पर जाते हैं तो बग़ैर इजाफी रकम दिए, जिसको रिश्वत कहा जाता है, ब्राइबरी जो है, नजराना जो होता है या जिसको मुट्ठी गर्म करना भी कहते हैं, उसके बगैर जायज़ काम भी आम शहरियों का नहीं होता। ये कहना था हमारे साथ एक मौजूद आम शहरी का। क्या आम शहरी को अपना एक जायज़ और बिल्कुल दुरुस्त काम करवाने के लिए भी रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है? एक वो शहरी जो कि बेरोज़गारी देखता है, जो कि महंगाई देखता है, तमाम तर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी हर रोज़ जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको भी वो बर्दाश्त करता है। उसके बाद जब वो एक अपना जायज़ काम लेकर सरकारी महकमे में जाता है तो क्या तमाम तरह सरकारी वाजबात में ही उसका काम हो जाता है या उसको कुछ इजाफी रकम नजराने की सूरत में पेश करना पड़ती है? हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? खलील अहमद। खलील साहब, आप ये बता दीजिएगा, आम शहरी जब अपने ये जायदाद मुंतकिली के हवाले से पटवार खानों से या रजिस्ट्री ब्रांचेस से रुजू करते हैं तो क्या उनके काम जो है इजाफी रकम के बगैर, रिश्वत के बगैर होते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं होता। जो भी सरकारी इदारे होते हैं वो तमाम तकरीबन अपना हिस्सा लेके काम करते हैं, जायज़ काम भी। और इसी की वजह से जो है ना
जायज़ काम जो है ना वो नाजायज़ बन जाते हैं। और कई जगह पे आपने देखा होगा कि लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं और ये प्रॉपर्टियों की वजह से ना उन्हें पता है कि इनमें को थोड़ा सा फॉल्ट है, ना वो पैसे देते हैं, ना गरीब बंदा ना पैसे दे सकता है और ना पटवारी उसको ठीक करता है, ठीक है ना। तो वो इसी सिलसिले से चलते हुए वो गलत डॉक्यूमेंट्स निकलवा के ना तो कब्ज़ा कर लेते हैं। तो वो आज फिर उसके बाद उसको नस्लें उसकी तबाह हो जाती हैं, उसे वो चीज़ नहीं मिलती। ला एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि जो इसमें पटवारी हजरात के साथ जो जैसा हमारा डीलर तबका है ना, ये भी झूठ पे बड़ा झूठ बोलते हैं उन्हीं की वजह से ना। वो जो उनको बताते हैं ना उसकी वजह से वो झूठ बोल बोल के ना अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करके अपना सिस्टम चलाते हैं डीलर हजरात भी। इसमें सबसे मेन वजह ये है कि ना तो हुकूमत आज तक किसी हुकूमत ने उनको कोई लाइसेंस दिया है, अगर लाइसेंस दिया है तो फ़ीस ज़्यादा है। मैं इसमें ये सजेशन दूंगा हुकूमत को कि वो उनको ना यूनिट वाइज उनका लाइसेंस इशू करे। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे नाजरीन, उनकी जानिब से बड़ी अहम बात की गई है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक आम आदमी जिसने अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट काट कर एक कोई ज़मीन, कोई मकान या कोई दुकान ख़रीदी होती है, उसके बाद वो जायज़ काम करवाने के लिए जब वो रकम अदा नहीं करता तब उसका काम नहीं किया जाता मुतल्लका पटवारखाने की जानिब से। लेकिन वो तमाम तर लोग जो कि नाजायज़ काबिज होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी पर, वो पैसे देकर अपना जो है नाजायज़ काम भी जायज़ करवा लेते हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था, बड़ी अहम बात जो हमारे साथ ये जो शहरी मौजूद थे उन्होंने कही, कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिनकी वसातत से तमाम तर लोग अपनी जायदाद ख़रीदते हैं या बेचते हैं, इसके हवाले से हुकूमत का चेक बड़ा ज़रूरी है। और तमाम तर जो रकूम हैं, जो कमीशन भी अदा की जाती हैं, वो भी जो है अंडर द टेबल नहीं होनी चाहिए, वो भी वाज़े तौर पर और सरकारी तौर पर अदा करनी चाहिए। इस सिलसिले में जब सरकारी तमाम तर जो महकमे हैं उनकी भी इस सिलसिले में गवाही और तमाम तर मौजूदगी आ जाएगी, तब ये तमाम तर जो ख़राबियाँ हैं निज़ाम की वो बेहतर हो सकेंगी। नाज़रीन, कुछ शहरियों की जानिब से जो है तमाम जो रेवेन्यू स्टाफ है, जो रजिस्ट्रेड ब्रांचेज़ के एहलकार हैं, उन पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकबर अली है। मैं तकरीबन अरसा 13 साल से प्रॉपर्टी के हवाले से अपने इलाके के अपने दोस्त बाप के जो सरकारी मामलात होते हैं वो मैं देखता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरा यहाँ पे जाना हुआ, अरशद पटवारी साहब है चाह मीरा, वहाँ पे मैं गया हूँ। उससे पहले जो पटवारी साहब थे मैं जाता रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाए जाते थे। अब अरशद पटवारी साहब जो हैं चाह मीरा के, मैं कुछ काम के सिलसिले में, रजिस्ट्री इंतकाल के सिलसिले में उनके पास गया हूँ। वहाँ पे जब पहुँचा हूँ, अरशद पटवारी साहब मुझे खुद मिले हैं। मैंने उनको बताया जनाब मैंने ये रजिस्ट्री का इंतकाल चढ़वाना है, तो उन्होंने बग़ैर किसी फ़ीस का इकरार करते हुए, बग़ैर किसी चीज़ का मुतालबा करते हुए मेरा काम जो है वो रजिस्ट्री का इंतकाल है वो 2 दिन के अंदर अंदर जो है उन्होंने किया। और इसी तरह मैं अगर इशरे पटवारखाने की बात करूँ, उबैदुल्ला पटवारी साहब है, वहाँ पे रेवेन्यू अफसर जो है हाजी अज़हर साहब हैं, नायब तहसीलदार भी हैं वो, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। रेवेन्यू अफसर साहब जो हैं वो इलाके के कोई भी आम शहरी जो काम करवाने वहाँ पे जाता है तो उसका फौरी फिलफौर जो रेवेन्यू अफसर है हाजी अज़हर साहब, वो फौरी फिलफौर जो है ना वो पटवारी साहब को हुक्म सादर फरमाते हैं कि आम शहरी को तंग ना किया जाए, उनसे किसी किस्म का कोई मुतालबा ना किया जाए, उनका फिलफौर काम किया जाए। उबैदुल्ला पटवारी साहब ये तकरीबन कोई चंद माह पहले दोबारा इशरा सर्कल में आए हैं। वो अपना जो है वो ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं रमज़ान बाज़ारों में, साथ में अपना जो है वो सर्कल भी देख रहे हैं, पटवारखाने में टाइम भी दे रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और आम आवाम जो है वो बड़ी खुश है उनसे, और उनको बाद दफ़ा तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। सैयदा तहनीत बुखारी, मैंने चंद अखबारात में ये देखा है कि उन्होंने सरकारी ज़मीन जो है वो वारगुजार करवाई है। ये मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जीत है। और जो है जैसे रेलवे का रकबा था, सरकारी रकबा था, कब्ज़ा माफिया उस पर सरगर्म थे, वापडा का रकबा था, वहाँ पे कब्ज़ा माफिया सरगर्म थे। जो एसी शालामार, जो एक्स शालामार एसी सैयदा तहनीत बुखारी साहब हैं, वो एक ख़तून होने के नाते उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा इक़दाम किया है। उन्होंने जो है सरकारी ज़मीन जो है वारगुज़ार करवा के डिपार्टमेंट का नाम फ़ख्र से बुलंद किया।
बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि आमतौर पर जो पटवार खानों पर जो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं उनमें अब उस तरह से सदाकत नहीं है। बहुत से सरकारी अफसरान ऐसे हैं, खासतौर पर उनकी जानिब से कहा गया कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात आर्ट साहब की ग्रिप बहुत ज़्यादा है। ये ज़मीन से मुतल्लिक़ तमाम तर मामला पर उनकी हिदायत पर जो ऑपरेशन शुरू किया गया है पंजाब भर में, उसके हवाले से सरकारी राजी जो है तारीखी उस सिलसिले में ऑपरेशन किया गया है, वागुजार करवाई गई है। साबिक जो असिस्टेंट कमिश्नर थी शालीमार सैयदा तहनीत बुहारी की भी कारकर्दगी की तारीफ़ ये काम शहरी की जानिब से की गई। और इसके साथ साथ नायब तहसीलदार हैं और पटवारी जो इचरा सर्कल के हैं, इसके साथ साथ पटवारी जो कि चामीरा के हैरचौधरी, उनकी भी कारकर्दगी की बेहतर तारीफ़ की गई है साम एक शहरी की जानिब से। नाज़रीन, क्या ये इतना आसान है कि रियासती जो मलकियती अराजी है उस पर इतनी आसानी से कब्जा कर लिया जाए? कवानीन क्या मौजूद हैं? क्योंकि हम अगर देखें तो पूरे का पूरा एक निज़ाम मौजूद है जो कि कस्टोडियन है, जो कि सेफ गार्ड करता है इसको और मुकम्मल तौर पर निगहबान है, जिसके पास अमानत है ये रियासती अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करना। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान सफदर शहीन पीरज़ादा एडवोकेट। उनसे बात करते हैं, उनकी कानूनी राय लेते हैं। सफदर शहीन पीरज़ादा साहब, आप ये बता दीजिएगा कवानीन क्या मौजूद हैं? क्योंकि ये देखने में आता है कि बड़ी आसानी से रियासती अराजी पर कब्जा कर लिया जाता है, उसको वागुजार भी करवाया जाता है, फिर दोबारा से ऐसी भी शिकायत सामने आती है कि जब उसको वागुजार करवाया गया उसके बावजूद दोबारा से उसके ऊपर जो है कब्जा माफिया उसको हड़प कर लेता है। कवानीन इसके बारे में क्या है? आपका क्या इसके बारे में मुशाहदा है? ये महकमे की मिली भगत है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सारे का सारा इसमें इन्वॉल्व है, टॉप टू टो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये ख़ुद बताते हैं फ़लाँ लैंड है, ख़ुद पैसे लेते हैं। किसी की ज़रूरत है, मैं आपकी किसी चीज़ पे कब्ज़ा नहीं कर सकता, आप मेरी पे नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कोई बंदा कब्ज़ा माफिया ना हो, कोई बदमाश ना हो, कोई गुंडा ना हो। तो स्टेट तो सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ है। स्टेट के आगे भी जो है ना कोई बड़ा बदमाश हो सकता है। यहाँ कौन सा सबसे बड़ा बदमाश गुजरा 47 से लेके आज तक? मेरा ख्याल है मुझे कोई नहीं ऐसा जिसको स्टेट ने सर ना किया हो। मुशर्रफ की लेने डिक्टेटर था, बड़ा पावरफुल डिक्टेटर था, उसको भी ला के आगे सब सर ने होना पड़ा। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम असल में उसकी जो फॉल्ट है उसको नहीं ढूंढते, हम काज को नहीं देखते, इफ़ेक्ट पे पहुंच जाते हैं। हमें देखना ज़रूरत इस अमर की है कि पहले ये चेक किया जाए कि कब्ज़ा किसने करवाया, पहले उनके ख़िलाफ़ आपने कभी कार्रवाई की है जो कब्ज़ा करवाते हैं। जब तक आप जहाँ पे बीमारी है उसका इलाज नहीं करेंगे, अगर आपके ज़ख़म पाँव पे हुआ है तो आप दवाई चेहरे पे लगाते फिरेंगे तो उस पर तो कभी भी आराम नहीं आएगा, ज़ख़म तो वहीं का वहीं रहेगा। यही कुछ हमारे पास हो रहा है। हमारे फॉल्ट कहीं और है, दवाई हम कहीं और लगाने के लिए चले जाते हैं। ज़रूरत इस अमर की है, पटवारी जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसके हलके में कोई भी तब्दीली आए, कोई भी वाक़या रूनमा हो, चिड़िया पर मार जाए, बारिश हो जाए, मौसम के हालात उसने अपने रपट रोज़ नामचा में लिखना है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, पटवारी ने मौसम का लिखना है, वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट वाक़या हुआ वो लिखना है। क्या उसको ये नहीं पता चल रहा कि मेरे हलके के अंदर फ़लाँ एरिया में फ़लाँ बंदे ने गवर्नमेंट की लैंड पे स्टेट लैंड पे कब्ज़ा कर लिया? मतलब क्या हो गया कि आपका पहला जो सीढ़ी है टुवर्ड्स द मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। रीज़न्स क्या है वो आप सबको पता है, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आ जाएँ तहसीलदार, फिर कानूनगो, फिर आगे AC आ गया, ADCR आ गया, DC आ गया। क्या इन सब 4-5 लोगों को पता नहीं है कि फ़लाँ जगह पे हमारी लैंड है? अगर नहीं पता तो फिर तो ये नाहल इनको उसी वक्त डिसमिस कर दे, नौकरी से फारिग कर दे। जब कोई भी DC आता है, AC आता है, उसको अमला ब्रीफिंग देता है कि हमारी ये एरिया है, ये एरिया गवर्नमेंट का है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। उसकी उस ब्रीफिंग पे उसने चलना है। क्या उसने रिकॉर्ड चेक किया अपना आते? जब बदकिस्मती ये है कि ख़ुद कब्ज़ा करवाते हैं, ख़ुद कह लें हमने खाली करवा लिया। खाली इस तरह करवाते हैं कि जाके एक पर्चा दे दिया और पर्चा देने के बाद जब वापस आ गए तो उसके बाद पुलिस घर चली गई, वो बंदे फिर वहीं पे बैठ गए। आपने गेट तोड़ दिया, दीवार तोड़ दी, उसकी फुटेज बना ली, आपने अपने नंबर बना लिए, आपने उसको डिस्पोजेस किया। आपने जो मलबा था उसका क्या किया? पटवारी ने रोज़नामचा में या मुतल्लिका पुलिस ने लिखा कि वो जो मलबा था वो हमने गिरा के कब्ज़े में लेके उसके गिराने के पैसे भी डाले हैं। कानून तो कहता है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी गवर्नमेंट की लैंड पे तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराने के अखराजात आएंगे वो भी बंदा देगा, तावान देगा, किराया देगा, जो भी बनता है। ज़री लैंड है, सकनी है, जो भी सूरत हाल है,
अभी कराची में जो टेस्ला टावर वगैरह गिराया है वो गिराया गया है, तो उसके पैसे लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं से पैसे लें जिन्होंने ये बनाया हुआ है, इसके गिराने के पैसे उससे लिए, उसी कानून के लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान सफदर शाहीन पीरजादा एडवोकेट। उनका ये कहना था कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का या रेवेन्यू जो स्टाफ है उसकी मिली भगत के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि रियासती अराजी पर कब्जा कर लिया जाए। इस सिलसिले में कार्रवाई की जाती है, रेवेन्यू स्टाफ ही कार्रवाई करता है और वो वागुजार करवाता है, लेकिन वहाँ पर जो जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो ज़मीन की उस अराजी की हिफाजत करके उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। और इसके साथ साथ पंजाब के इंसदाद बदउनवानी के सुप्रीम इदारे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की कारकर्दगी पर भी जो है वो खासी तनकीद की गई है सफदर शाहीन पीरजादा साहब की जानिब से। उनका ये कहना था कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो पंजाब है उसका कोई सरोकार ही नहीं है कि वो जो है ये अराजी को, सरकारी अराजी को वागजार करवाए। इसके बारे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के जो सीनियर मेंबर हैं बाबर हयात आरड़ और इसके साथ साथ साबिक सूबाई वज़ीर माल की बात की जाए मलिक अनवर खान, वो भी इसके बारे में वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ये डोमेन, ये जुरिस्डिक्शन नहीं है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की कि वो ज़मीनों के कब्जे वागजार करवाता फिरे। नाज़रीन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ये वो बोर्ड है जो कि पूरे पंजाब में तमाम तर सरकारी अराजी का तमाम तर जो है इख्तियारात इस्तेमाल करता है और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करता है। इसके साथ साथ आम शहरी जो अपनी जायदाद मुंतकली के लिए रुजू करते हैं मुख्तलिफ रजिस्ट्री ब्रांचेस का, पटवार खानों का, वो तमाम जो पूरे पंजाब में हैं वो कंट्रोल होते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाबर हयात आरड़ साहब जो कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है। नवंबर 2019 में उन्होंने इस ओहदे का चार्ज संभाला था, उनसे जानते हैं इसके बारे में। बाबर हयात आरड़ साहब, आप ये बता दीजिएगा, नवंबर 2019 से अभी 2022 तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्या कारकर्दगी रही है अब तक, वो तमाम तर क्या इंकलाबी इकदामात हैं जो कि आपकी सरबराही में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने किए हैं? हमारा रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम आया और उसके तहत पूरे हमारा रेवेन्यू के कोर्ट केसेस के निज़ाम को जो है वो डिजिटाइज़ किया गया। एक हमारा पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ और उसके तहत जब ये शुरू हुआ तो 1,30,000 केसेस हमारे पेंडिंग थे और आज ये 61,000 रह गए हैं। सो प्रॉपर मॉनिटरिंग है, एक एक केस जो है वो उसकी क्या कहते हैं फॉलोअप है, उसकी सुपरविजन है और फ़ैसला होने के बाद अमल दरामद भी होता है उसके ऊपर। इसके अलावा जी लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा की गई, बहुत से कवानीन में तरमीम की गई, स्टैम्प एक्ट के अंदर बड़ी मेजर तरमीम आई। हमने ई स्टैम्पिंग को फैलाया और जो लो डिनोमिनेशन के स्टैम्प पेपर्स थे उनको सफ़ेद कागज़ पे शिफ्ट किया। बड़ा इनकलाबी का इक़दाम था कि हम वो येलो और मोटा कागज़ जो है उसको छोड़ के हमने 3 कोड्स वाला सफ़ेद सादे कागज़ के ऊपर शिफ्ट किया और आपका 100-200 के स्टैम्प पेपर्स जितने भी हैं वो अब इसके ऊपर हैं। हमारी सेविंग भी हुई है, शॉर्टेज भी नहीं होती और उसके साथ ही साथ ये सिक्योर है, ट्रेसेबल है।